में 32 फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकाल लिया होगा लोगों ने। क्या गया? कितना ऑब्जेक्ट में रखा था फोकस से, तो 15 पे इमेज कहाँ बन रहा है? तो 30 पे। दोनों के बीच का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस दैट इज 45। ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच का सेपरेशन 45 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस और मैग्निफिकेशन कितना था? ऑब्जेक्ट 15 पर रखो तो कहाँ इमेज बन जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट 15, इमेज विल बी 30। ये क्या ले रहा है? ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा? 45। टोटल कितना हो गया? 45। एंड मैग्निफिकेशन कितना इस केस में आएगा? M1 विल बी, तो डेट विल माइनस बी बटे यू। M1 कितना और बी बटे यू, तो बी विल बी 30 और यू विल बी, तो डेट विल मैग्निफिकेशन विल बी तो -2। मैग्निफिकेशन क्या हो गया? दूसरा केस करेगा, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट 30 पे रखा गया, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट 30 पे रखा गया। इमेज लोकेशन निकालेगा और मैग्निफिकेशन निकालेगा। ऑब्जेक्ट पे 30 पे रखोगे तो इमेज कहाँ पे बन जाएगा? तो 15 पे बन रहा होगा। जिस भी तरीके से रखोगे, साइन कॉलन से रखोगे, जैसे भी रखोगे तुम, तो ऑब्जेक्ट 30 पे रखा तो इमेज कितने में बन गया? 15 पे बन गया। मैग्निफिकेशन निकालोगे तो डेट विल बी बटे यू, तो डेट विल -1/2। होता क्या वैसे मैग्निफिकेशन? तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज -2 और यहाँ पे इमेज का साइज बटा ऑब्जेक्ट का साइज, और सेम ऑब्जेक्ट को रख दें, कैसे मिल जाएगा ये? इन दोनों गुना करें। सेम ऑब्जेक्ट को एक बार कितने दूरी पे, सेम साइज का ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पर रखा, और दूसरे कितनी दूरी पर रखा? 30 सेंटीमीटर पे। तो दोनों केस में तो मैग्निफिकेशन का एक बार मैग्नीफाइड बन रहा है, एक बार क्या बन रहा है? तो छोटा बन रहा है। दोनों का मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट क्लियर हो गया, M1 M2। तो डेट M1 M2 इक्वल टू कितना आ रहा है? बना रहा है I1 बटे O और I2 बटे O, तो डेट विल इक्वल टू 1 और O इक्वल टू √I1/I2। ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है और इमेज का साइज होते हैं, तो उनके साइज में रिप्रेजेंटेशन जो आता है वो इक्वल टू √I1/I2। उनके साइज में जो रिप्रेजेंटेशन आती है और रिलेशंस आता है, डेट विल बी वो इक्वल टू √I1/I2। तो ये तो हम लोग बेसिकली अभी क्या बोल लिया था तुमने? फोकल लेंथ माना था, और उसके बाद जो है तुमने तो ऑब्जेक्ट रखा और इमेज लोकेट किया। जो एक्सपेरिमेंट होता था रिवर्स प्रोसेस करते हैं, हमें फोकल लेंथ को डिसाइड करना था। फोकल लेंथ को दिया क्या रहता था, ये तुमने क्या निकाला अभी, और इसमें एक रिलेशन देख रहे हो कि जब भी ये रियल इमेज बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, तो रियल इमेज का क्रिएशन हो रहा है। तो रियल इमेज के लिए जरूरी होता है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज के जो प्लेन्स हैं, ऑब्जेक्ट का प्लेन और इमेज का प्लेन, ऑब्जेक्ट का प्लेन एंड इमेज का प्लेन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है
तो कितना आ रहा, 45 आ रहा। फोकल लेंथ कितना हमारा, तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो जरूरी होता है कि क्या, तो कंडीशन होता है कि जो ऑब्जेक्ट का प्लेन और इमेज का प्लेन, ऑब्जेक्ट का प्लेन और इमेज का प्लेन, इनके बीच का डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट का प्लेन और इमेज का प्लेन, इनके बीच का डिस्टेंस डी लें और लेंस कितना लें, तो एफ फोकल लेंथ का लें। तो रियल इमेज बनने के लिए तो डेफिनेट कंडीशन होता है कि डी विल बी मोर देन इक्वल टू 4f। वहाँ पे मिल रहा था कि 45 सेंटीमीटर आ रहा था, कितना था डी 45, और ये कितना था हमारे पास। अब सामने लेंस के सामने रियल ऑब्जेक्ट रखोगे तो रियल इमेज बनने के लिए कंडीशन क्या है, तो जो दोनों के जो ऑब्जेक्ट और इमेज का प्लेन है हमारे, दिस इज अ प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का प्लेन और इमेज का प्लेन, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना, ऑब्जेक्ट का प्लेन और इमेज का प्लेन, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 4f से ज़्यादा होना चाहिए। 4f क्या, तो 2f पे रखोगे तो 2f बन जाएगा। वो बोला जाता है क्या, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। 4f क्या होता है हमारा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। ये जो है 2f पे रखोगे तो 2f पे इमेज बन जाएगा, दैट इज द 4f इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। ये मिरर के लिए क्या बताया गया था, मिनिमम डिस्टेंस रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज को मिरर में क्या बताया गया था, 0 बताया गया था। और यहाँ पे लेंस में कितना होता है ये, और रियल इमेज बनने के लिए, रियल इमेज बनने के लिए कंडीशन उसके अलावा क्या मिलता है हमें, तो डी विल बी मोर देन इक्वल टू 4f, डी विल बी मोर देन इक्वल टू 4f, डी विल बी मोर देन इक्वल टू 4f। डी विल बी मोर देन इक्वल टू 4f। वेरियस तरीके से तुम प्रूव कर सकते हो इसे। बाकी जो अभी देखा था तो इस केस में होता है कि डी अगर 4f से ज़्यादा हो तो क्या बनेगा, तो हमारे लिए एग्जैक्टली 3 केस में डिस्टिंग्विश करते हैं। एक डी मोर देन 4f के लिए तो क्या बनेगा हमारा, तो रियल ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या होंगे, रियल होंगे। डी इक्वल टू 4f एग्जैक्टली, डी इक्वल टू एग्जैक्टली क्या है, तो 4f। अगेन ये यूनिक सिचुएशन होता है और ऑब्जेक्ट और इमेज फिर से क्या बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज ही बनेगा। डी इक्वल टू 4f के लिए तो ऐसा ही है। और नेक्स्ट जो है डी लेस देन 4f के लिए, डी लेस देन 4f तो वर्चुअल इमेज क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट रियल होगा बट इमेज क्या बन जाएगा तुम्हारा, तो वर्चुअल। डी मोर देन 4f, डी इक्वल्स 4f, डी लेस देन 4f। हमें कौन सा केस पढ़ना होता है, ये ऑब्वियसली जान के हमें ये केस पढ़ना होता है, डी के मोर देन 4f। ये तो यूनिक पोजीशन है कि 2f पे रखोगे 2f पे बन जाएगा, और जब भी इससे कम होंगे तो क्या बनेगा, ये वर्चुअल इमेज। एंड दिस विल बी द केस जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन को क्या किया जा सकता है, इंटरचेंज किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन क्या किए जा सकते हैं, इंटरचेंज किए जा सकते हैं। और ऑब्जेक्ट एंड इमेज का पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए यहाँ पे नियम क्या अप्लाई करते, तो ये ऐसा दिया हुआ, यहाँ पे क्या रखा हुआ तुम्हारा, तो डैट इज डी ग्रेटर देन 4f पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लेंस का फोकल लेंथ f और ऑब्जेक्ट का प्लेन और इमेज का प्लेन का बीच का सेपरेशन कितना, तो d। और कौन सा कंडीशन, तो d इज मोर देन 4f, d मोर देन तो 4f, d मोर देन 4f। तो पहले कहाँ पे ले लिया ऑब्जेक्ट को, तो u1 पे ले लो, तो इमेज कहाँ बन जाता है, v1 पे। और दूसरा क्या देखा था अभी, कि जहाँ पे अभी ये तो क्या था, अभी दिखाया था तुम्हें कि ये कितना था हमारे लिए, तो डैट इज 15, तो ये कितना बन रहा था 30। और ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर दिया। वो चेंज करने का तरीका क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट को नहीं हिलाएंगे, अब किसको हिलाते हैं, लेंस को हिलाते हैं। तो अगर ये 30 कर दें इधर तो ये कितना बन जाता हमारा, तो 15 बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं,
तो लेंस को डिस्प्लेस करना और फोकल लेंथ फाइंड करना। लेंस का डिस्प्लेसमेंट मेथड है, लेंस को डिस्प्लेस करते हैं। कितना से डिस्प्लेस करें? लेंस को डिस्प्लेस कर दिया हमने। यह स्टैंडर्ड कैसा कि U1 पे रखेंगे तो V1 मिलेगा। ये D मोर देन 4F के लिए बता रखा तुम्हें कि D मोर देन 4F रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज बनेगा, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड इमेज का पोजीशन इंटरचेंज होते हैं। और करस्पॉन्डिंग जो है तो U1 पे रखा तो V1 पे बना, और V1 पे रखा तो U1 पे बनेगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस टोटल कितना है? D है। टोटल डिस्टेंस कितना है? ऑब्जेक्ट का प्लेन और इमेज का प्लेन। दिस इज योर ऑब्जेक्ट प्लेन और दिस इज योर इमेज प्लेन। इनके बीच का डिस्टेंस कितना? कैपिटल D, कैपिटल D। और ये फोकल लेंथ को हमें फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट कितना कर दिया तुमने? डिस्प्लेसमेंट जो है तो अभी क्या कहोगे? कैपिटल D है टोटल यहाँ से यहाँ तक। कैपिटल D की वैल्यू क्या लिखोगे तुम? यहाँ से यहाँ तक कैपिटल D, यहाँ से यहाँ कितना? कैपिटल D, यहाँ से यहाँ कैपिटल D। तो U1 प्लस V1 जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा? V1 और V1 में रिलेशन है ऑब्जेक्ट, और हमें फोकल लेंथ डिसाइड करना है कि ये लेंस को डिस्प्लेस करके फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो U1 प्लस V1 किसके बराबर हो जाएगा? तो D के बराबर हो जाएगा। U1 प्लस V1 इज इक्वल टू D। और दूसरा, लेंस को कितने से डिस्प्लेस किया? लेंस को कितने से डिस्प्लेस किया? ये कितना से डिस्प्लेस कर दिया? तो मान लिया कितना डिस्प्लेस कर दिया? इसे X से। लेंस को डिस्प्लेस कर दिया कितने से? X से। लेंस को डिस्प्लेस कितने से कर दिया गया? X। तो ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? देखिए लोग, ये पूरा कहाँ से कहाँ तक? ये X डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस। तो पूरा जो है यहाँ से तो V1 है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना? V1। और ये वाला कितना? तो V1 माइनस U1 इक्वल टू कितना हो जाता है? ये X हो जाता है। ये X क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस। X क्या है तुम्हारा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई के लिए क्या लिखोगे? तो V1 प्लस U1 इक्वल टू D। अब V1 माइनस U1 इक्वल टू V1 प्लस U1 इक्वल टू D, और V1 माइनस U1 इक्वल टू X। V1 प्लस U1 इक्वल टू D, और V1 माइनस U1 इक्वल टू X। V1 माइनस U1 इक्वल टू X। यहाँ से क्या निकालते थे? V1 एंड U1 निकालते थे। जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा? तो ट्वाइस V1 इक्वल टू D प्लस X। या V1 की वैल्यू D प्लस X बाई 2। V1 निकल गया। उस तरह से क्या करोगे? तो V1 रख दो किसमें? ऊपर वाले में, तो U1 निकल जाएगा। या फिर घटा दे, V1 कट जाएगा। तो क्या निकल जाएगा? ट्वाइस U1। तो U1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। V1 की वैल्यू D प्लस X बाई 2, U1 की वैल्यू D और X क्या है? ऑब्जेक्ट का प्लेन और इमेज के प्लेन के बीच का डिस्टेंस। V एंड U क्या है हमारे? ऑब्जेक्ट एंड इमेज के प्लेन के बीच का है। तो कैपिटल D ऑब्जेक्ट एंड इमेज के प्लेन के बीच का डिस्टेंस। और V1 और U1 क्या है? ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड इमेज पोजीशन। यहाँ से फोकल लेंथ निकाल सकते हो। D और X के टर्म्स में क्या निकाल लिया तुमने? ऑब्जेक्ट का पोजीशन एंड ये D और X है क्या? दोनों के प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस, और X क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस। यहाँ से फोकल लेंथ फाइंड कर दिया जाता है 1/V माइनस 1/U। रख दो इसमें 1/F। लेंस का फोकल लेंथ यहाँ से निकालते हैं। लेंस का फोकल लेंथ यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/V1। V1 को पॉजिटिव रखेंगे निगेटिव रखेंगे? डिडक्टिवली। तो V1 को पॉजिटिव रख दोगे D प्लस X बाई 2, और U1 को तो निगेटिव रख दोगे। V1 माइनस 1/U1 इक्वल टू 1/F। V1 को D प्लस X बाई 2, U1 को D माइनस X बाई 2।
और माइनस साइन के साथ रखोगे लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ, सोल्व आउट करोगे, दैट विल गिव यू फोकल लेंथ, दैट विल गिव यू फोकल लेंथ। ये माइनस माइनस के बन जाएंगे प्लस, दैट विल 2/d प्लस एक्स, 2/d माइनस एक्स। सोल्व आउट कर लोगे, दैट विल बी फोकल लेंथ। नीचे कितना तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर, तो दैट विल 4d। डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चंस रहते हैं जहाँ पे, तो डिस्प्लेस करो इतना लेंस का, ऑब्जेक्ट का प्लेन और इमेज के प्लेन का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ, दैट विल गिव यू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d। फोकल लेंथ की वैल्यू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d। नेक्स्ट पार्ट मूव करेगा तो क्या बोलेगा, मैग्नीफिकेशन पहले केस में निकालेगा। m1 की वैल्यू कौन बताएगा इस केस के लिए, इसके लिए m1 की वैल्यू v1 बटे v1 और u1 की वैल्यू रख दें, और m2 की वैल्यू m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू फटाफट डाल देगा। m1 विल बी कितना तो v1 बटे u1 और m2 तो डेट v2 बटे u2, v2 कितना बन चुका है, u1 बन चुका है, कितना बन चुका है तो u1 बाई v1, दोनों गुना करोगे फिर से तो मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट बना जाएगा। इन दोनों को मैग्नीफाई करोगे m1 m2, v1 बटे u1 एंड u1 बटे v1, तो मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफिकेशन विल इक्वल टू 1। आप फिर से साइजेज में डालोगे तो वही केस आएगा, I1 I2 ओ स्क्वायर, I1 I2 इक्वल टू ओ स्क्वायर। I1 I2 इक्वल टू ओ स्क्वायर। I1 I2 इक्वल टू ओ स्क्वायर। और नेक्स्ट में मूव करोगे तो डेट विल m1 एंड m2, v1 और u1 की वैल्यू रख दें यहाँ पे। v1 की वैल्यू कितना निकाल रखा है, m1 की वैल्यू लिखेगा, m1 की वैल्यू तो v1 बटे u1, v1 कितना d प्लस एक्स बाई 2d माइनस कट जाएगा, इतना आ जाएगा। m2 की वैल्यू d माइनस एक्स बाई घटा लेगा m1 माइनस m2, m1 m2 को घटा लोगे जो आएगा तो डेट विल अगेन फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाती है वहाँ से। m1 एंड m2 नीचे कितना होगा तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और करोगे डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर और डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो डेट विल बी ओवर 4dx आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बगैर काटोगे अभी देख लिया तो कितना आ रहा था, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाला था 4df,
अभी निकाला था एफ की वैल्यू कितनी, एफ की वैल्यू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगी, तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4df, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख दे 4df m1 माइनस m2, तो यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू फिर से आ जाती है फिजिकल टू एक्स बटे m1 माइनस m2, मैग्नीफिकेशन को डिवाइड कर दोगे एफ इक्वल टू एक्स बटे m1 माइनस m2, फोकल लेंथ की वैल्यू एक्स बटे m1 माइनस m2, डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं जहाँ भी निकालना हो, तो फोकल लेंथ जो क्वेश्चन रहते हैं जहाँ बोलते हैं लेंस को जहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, तो एक्स दिया हुआ, दो ऑब्जेक्ट का प्लेन और स्क्रीन का प्लेन, तो बीच का डिस्टेंस और वगैरह वगैरह। बाकी दूसरा केस तो ऐसे भी करते हैं, बोले रहा क्या, तो ये स्क्रीन है हमारे पास, अब इसका एप्लीकेशंस करते हैं, बोलेगा कि तो क्या हमारे पास तो एक प्रिज्म रख दें, एक प्रिज्म है और ऐसा प्रिज्म बना दें, तो इसको क्या नाम से पुकारते हैं, तो डैट इज द बाई प्रिज्म बोलते, क्या बोलते हैं इसे, और यहाँ पे रख दें किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को ओ को यहाँ पर रख दिया जाए, कितना डिस्टेंस है ये ए, कितना डिस्टेंस है, लाइट रे तो ऑब्जेक्ट से जाएगी, लाइट रे ऑब्जेक्ट से जाएगी और प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होगी, प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होगी और कहाँ पे तो वर्चुअल इमेज क्रिएट होगा, तो क्या यहाँ पे एक बोलते एक सोर्स बन गया, ऊपर वाला तो पार्ट से जब मूव करेगी तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, S1 कहीं क्रिएट हो जाएगा, और जब नीचे वाले से जाएगा ये लाइट रे, ऑब्जेक्ट से लाइट रे इधर से जब पास करेगी, यहाँ से भी क्या होंगे, तो रिफ्रैक्शन होंगे, रिफ्रैक्शन होंगे तो क्या होगा, तो फिर से इसका वर्चुअल इमेज यहाँ क्रिएट हो जाता है। अब बोलते हैं क्या बन गया, तो S1 और S2 दो सोर्स बन गया, ये कितना मान लिया डिस्टेंस, याद हो गया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कितना बन गया ये, डेट इज स्मॉल डी, और ये कितना ले लिया ए, और इसको यहाँ से यहाँ कितना ले लिया डिस्टेंस बी, ऊपर का ये वाला डिस्टेंस इतना ए और इतना बी ले लिया जाए, ए एंड बी, दो वर्चुअल इमेज बन गया S1 एंड S2, यही सोर्स ये क्रिएट करना होता है हमें यहाँ। S1 एंड S2 लाइट जो है तो ऑब्जेक्ट से जा रही है, रिफ्रैक्ट होने के बाद तो बेंड करेगी, करस्पॉन्डिंग सोर्स से लिया S1 बन गया, दूसरा S2, नाम से प्रिज्म को फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म भी बोलते हैं, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। डी और ए, अगर यंग्स के टर्म्स में सोचे तो देखिए लोग क्या बनेगा, ये कैपिटल डी तो पता होगा कितना हो गया, ए प्लस बी, कैपिटल डी कितना हो गया, ए प्लस बी, एंड स्मॉल डी की वैल्यू, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितना, तो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी बाय, तो हमें प्रिज्म का एंगल दिया था उसके टर्म्स में स्मॉल डी की वैल्यू निकालते, ऊपर देगा लोग, ये बोला जाए क्या, तो ऐसा ये लाइट रे अगर प्रिज्म नहीं होता तो ऐसा चीज सीधा जाता है, लाइट रे जैसे क्या बोलते हैं डेल्टा, प्रिज्म ने कितना डिवाइड कर दिया, अरे एक्चुअल रास्ते से बेंड कर दिया ना, तो क्या हो गया ये, तो डिविएशन डेल्टा हो गया, तो ये भी कितना डेल्टा, और ये कितना जितना डिस्टेंस ए, तो डेट भी तो क्या लिखते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू dy/2, dy/2 क्या होगा, तो सामने वाला ये पूरा ऊपर से नीचे तक कितना है, डी है, जितना ऊपर उतना ही नीचे है, तो हाफ कितना dy/2, और कितना, तो डेट विल बी ए,
दैट विल जो डेल्टा की वैल्यू जो होती है हमारी, डी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 2AD, और डेल्टा हम जानते हैं प्रिज्म में कितना डिविएशन शो करता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह दिया हुआ तो कितना, स्मॉल प्रिज्म का डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, एंगल ए म्यू माइनस 1, तो ऐसा रख दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, डी की वैल्यू निकल जाएगी, और डी निकल जाएगा तो फ्रिंज विड्थ से एक तो निकाल लोगे तुम, डी निकलेगा तो फ्रिंज विड्थ से कितना लिख दोगे, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, कैपिटल डी इज ए प्लस बी और स्मॉल डी, तो डेट भी ट्वाइस ए म्यू माइनस 1, और फ्रिंज विड्थ के टर्म्स में सोचे तो नाम से फ्रेशनल बैटरी में एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। दूसरा बात यहाँ पे फिर से लेंस रख करके हम लोग यूज करते हैं। स्क्रीन पे दो सोर्सेस पर S21 का तो स्क्रीन पे इंटरफेरेंस होता है, और करस्पॉन्डिंग जो है तो फ्रिंज विड्थ है, या फिर जो है तो तुम जो S1 S2 बीच का डिस्टेंस वो निकाल सकते हो। अभी जो है तो M1 की वैल्यू निकाला, कितना आया था, I1 बटे ओ, अगर सामने लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ, लेंस के सामने क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, तो करस्पॉन्डिंग मैग्नीफिकेशन कितना निकाल सकते हो, I1 बटे ओ, ये समझ में आता हो लोगों को। I1 क्या था तुम्हारा, I1 था हाइट ऑफ द इमेज, I1 क्या था, हाइट ऑफ द इमेज, और वो क्या था, यहाँ पे बोलते हैं कि अगर हमने इस S1 S2 जो सोर्स बन गया, ये सोर्स का बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, और इसे ऑब्जेक्ट मान लें, क्या मान लें, ये डी को ऑब्जेक्ट मान लें और एक लेंस को रख दें, क्या करते हैं, लेंस को रख दें, क्या रख दिया गया, तो इसका इमेज का साइज हम लोग निकाल सकते हैं स्क्रीन पे। जो अभी I1 आ रहा था तो ऐसे इसका साइज, इमेज का साइज स्क्रीन पे कितना निकाल लिया, D1 कितना निकाल लिया गया, ये D1 क्या है तुम्हारा, तो साइज ऑफ द इमेज। नाउ फिर से क्या करते हैं, लेंस को डिस्प्लेस करके, जैसा अगर ऑब्जेक्ट का प्लेन और इमेज का प्लेन फिक्स करके काम कर रहे थे, तो फिर से इस लेंस को डिस्प्लेस करें, लेंस को डिस्प्लेस करेंगे, फिर से क्या बनेगा, इमेज अलग बनेगा, नहीं बनेगा, अरे अभी यही तो बन रहा था I1 I2, तब से बोल रहा हूँ, तो कितना बनेगा फिर से ये, तो D2 बनेगा। लेंस को डिस्प्लेस करोगे तो उसी ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बनेगा, डिस्टिंक्ट बनेगा। तो वैसे फिर से प्रूव किया जा सकता है कितना, D इक्वल टू D1 D2 का रूट, ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल टू कितना लिखाया गया था, रूट I1 I2। तो यहाँ भी जो है तो दो वर्चुअल सोर्सेज डेवलप करते हैं, S1 S2, और उनके बीच का डिस्टेंस D को ऑब्जेक्ट मानते हैं, और ऑब्जेक्ट को एक और लेंस को रखोगे तो जो इमेज आएगा साइज का, इमेज का साइज आएगा D1 मान लें, वो मेजर किया जा सकता है I1 बटे O करके, I2 बटे O करके, तो मेजर किया जा सकता है D1 D2, और D1 D2 मेजर हो गया तो क्या D इक्वल टू रूट D1 D2 लिख लेंगे, D इक्वल टू रूट D1 D2, D इक्वल टू रूट D1 D2। ये लिखा था क्वेश्चंस में, डाटा पुटिंग का सवाल रहता है, D इक्वल टू D1 D2 या O इक्वल टू I1 रूट I1 I2। तो एक बार साइज इमेज जो है तो बन रहा है कितना, D2, जब लेंस को तो प्रिज्म के सामने रखते हैं, और जो ऑब्जेक्ट का साइज जो है तो D है, और वर्चुअल सोर्स S1 S2 बीच का डिस्टेंस D है, और उसका एक बार इमेज का साइज कितना बनाता है, D1, और दूसरी बार कितना साइज बनाता है, तो D स्क्वायर इक्वल D1 D2 का रूट, D स्क्वायर इक्वल D1 D2 प्रूव आउट हो जाता है। बस दो बार मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट यूटिलाइज करोगे, डेट विल गिव यू आउटपुट। जहाँ पर रहेगा तो आइडेंटिफाई कर लो एक्सपेरिमेंट किसके लिए कर रहा था ये, तो D ग्रेटर देन तो 4F के लिए, किसके लिए। नेक्स्ट लिखेगा एक्रोमेटिज्म कंडीशन, लेंस के थ्रू जब वाइट लाइट को पास करते हैं तो जो इमेज बनता है ऐसा लिखेंगे, एबरेशन नोट करें, एबरेशन का मीनिंग क्या होता है, तो डेट विल बी, कोई लेंस के सामने पॉइंट ऑब्जेक्ट रखो तो पॉइंट इमेज बनेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, तो कोई उसमें डिफॉल्ट नहीं है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज बनना, तो डेट इज द, तो देयर इज नो डिफॉल्ट,
लेकिन समटाइम्स लेंस के सामने क्या रखोगे, पॉइंट इमेज रखोगे, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज नहीं बनाता। पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखोगे। कौन सा ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट रखोगे तो पॉइंट इमेज बनना। तो दैट इज देयर इज नो डिफॉल्ट इन द इमेज फॉर्मेशन। बट अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट रखें और कुछ एक्सटेंडेड इमेज बन जाए, पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज ही बनना चाहिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या बना दे? एक्सटेंडेड इमेज, तो दैट इज कॉल्ड, तो एबरेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसमें? डिफॉल्ट बोलते हैं, एबरेशन प्रोसेस बोलते हैं। इनेबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम नॉट टू फॉर्म पॉइंट इमेज ऑफ द inability of optical system inability of optical system inability of optical system not to form point image point object, that is called aberration. Inability of optical system not to form point image of point object. Point object का point image नहीं बनाना, that process is called aberration. और ऐसा होता क्यों है? जब वाइट लाइट को लेंस के थ्रू पास करते हैं, क्या करते हैं? वाइट लाइट को तो लेंस के थ्रू पास करते हैं। वाइट लाइट को लेंस के थ्रू पास करोगे तो क्या होता? तो वो 7 कलर्स में फिर ब्रेकआउट कर जाता है। 7 कलर्स में क्या होता है? वाइट लाइट को पास करवा रहे हो तो क्या होगा? तो ये लेंस जो है जैसे ही लाइट पास करेगी तो कितने कलर्स हैं, कितने वेवलेंथ है इसमें? 7 वेवलेंथ। हम जानते हैं कि हर एक तो डिफरेंट कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। डिफरेंट कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा तो फोकल लेंथ भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। लोगों को समझ में आता है कि फोकल लेंथ 1/f = μ - 1 1/r1 - और किसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ? रेड का वेवलेंथ है। रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका? रेड का। रेड का वेवलेंथ बोला जा रहा है कि 1/f = μ - 1 और 1/r1 - 1/r2। तो बेसिकली हो क्या रहा? तो फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है? तो ऐसा कनेक्शन है। तो बोलो क्या? तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, मतलब फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा फिर से। तो बोलेंगे वाइट लाइट जब पास करते हैं तो प्रिज्म से तो क्या होता है? तो वायलेट वाला तो पास में कन्वर्ज होता है, रेड वाला दूर में कन्वर्ज होता है। तो ये जो है तो पूरा इमेज जो है तो यहाँ से वहाँ तक फैल जाता है। यहाँ से वहाँ तक क्या होता है? इमेज फैल जाता है। जो ऑब्जेक्ट रखोगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे, सामने में जो क्या बनेगा? तो सबसे कम साइज का बनेगा। जो वायलेट वाला का साइज छोटा होगा और जो रेड वाला का साइज, तो एक जोन में ये फैला हुआ इमेज दिखेगा तुम्हें। ऑब्जेक्ट इसके बीच में तो ऐसे बनेगा। इसका एक्सटेंशन ऐसा दिखेगा। सात इमेज बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ये वायलेट सबसे फ्रंट में और जो रेड होगा तो सबसे लास्ट में। डेट भी तो VR और दिस इज V एंड दिस इज रेड, ऐसा फैल जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एबरेशन। क्या बोलते हैं इसे? और स्पेशली तो कलर के कारण हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं? तो क्रोमैटिक एबरेशन। ये साइज वाइज के कारण भी होता है, क्रोमैटिक एबरेशन। ये साइज के कारण भी होता है कि लेंस का साइज बहुत बड़ा रखोगे तो भी उसके इसमें भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज नहीं बनाता।
लार्ज साइज के कारण भी होता है। ये सामने जो क्रोमेटिक एब्रेशन है, क्या है ये कलर जो है तो डिफरेंट कलर्स में फूट जाते हैं। क्रोमेटिक एब्रेशन जो है तो ये जो लेंस में ही पाया जाता है, मिरर में पाया नहीं जाएगा। मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस से तो डिपेंडेंट होता है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इंडिपेंडेंट होता है। F=R/2 बोला रहा कि ये किस पे, तो ये एब्रेशन किस में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लेंस में पाया जाता है, मिरर में नहीं पाया जाता। समझ में आ गया वो लोगों को। तो इसमें क्या बोलते थे, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज नहीं बन रहा, फैला हुआ इमेज बन रहा है, तो इसको क्या करते हैं, तो एक ही जगह पे इमेज बना दे। क्या बनाते हैं, एक ही जगह पे इमेज बना दे, तो उसे क्या बोलेंगे, तो एक्रोमेटिज्म। क्या बोलते हैं, एक्रोमेटिज्म कंडीशन, कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म। कंडीशन ऑफ ये एक्रोमेटिज्म मतलब क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज बनना, टू फॉर्म पॉइंट इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। टू फॉर्म पॉइंट इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एक्रोमेटिज्म कंडीशन। दो लेंसेज कांटेक्ट में रख करके, एक सिंगल रहेगा, अगर सिंगल लेंस है तो मैं बताया को लेंस पेंस तुम्हारा जो चश्मा बनाया हुआ तो उसमें मल्टीपल लेंसेज होते हैं। और सिंगल लेंस रहेगा तो उसमें क्या होगा, डेफिनेटली तो ये होंगे कि एक आदमी को तुम देखोगे, एक सिंगल लेंस का तुम्हारा बना हुआ अगर, तो किसी आदमी को देखोगे तो उसका वो आदमी जो है तो वेरियस टाइप के कलर्स में दिखेगा तुम्हें, तो डेफिनेटली सिंगल लेंस में तो होना ही होना। जैसे याद होगा लोगों को बताया था, सिंगल प्रिज्म होगा तो डिविएशन भी करेगा और डिस्पर्सन भी करेगा। तो एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न पे अगर सिंगल लेंस होगा तो क्या करता है, तो डेफिनेटली जो है तो उसमें तो कलर वाला एब्रेशन होगा, आदमी जो है तो कलरफुल तुम्हें दिखेगा। तो अगर हम चाहते हैं क्या, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज बने, इसके लिए कंडीशन आता है कि दो लेंस को कॉन्टैक्ट में रख दो। दो लेंस को कॉन्टैक्ट में रख दें, इनका क्या ले लें, तो डिस्पर्सिव पावर W1 एंड W2 एंड फोकल लेंथ उतना F1 एंड F2। तो एक्रोमेटिज्म कंडीशन आता है W1/F1 + W2/F2 = 0। W1/F1 + W2/F2 = 0 ये कंडीशन आता है। वैल्यू रखने के दो F1 F2 दिया तो W1 W2 का रेशियो निकालो। और यहाँ से कंडीशन ये भी बताता तुम्हें कि F1/F2 का रेशियो कितना आ जाएगा ये, तो W1/W2 कंडीशन होता है, कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म। W1/F1 या W1P1 + W2P2 = 0। W1P1 + W2P2 = 0। W1P1 + W2P2 = 0। ये F1/F2 = तो -W1/W2। और करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या करता है, डिस्पर्सिव पावर तो बताया था, एबिलिटी ऑफ लाइट, एबिलिटी टू डिस्पर्स लाइट है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव तो नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। बाकी F1 F2 यहाँ पे तो निगेटिव आ रहा है। तो बोलेंगे जरूरी है कि दो लेंसेज अगर कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो कंडीशन क्या बोल रहा है कि दोनों लेंसेज अपोजिट नेचर का होना चाहिए। लेंसेज अपोजिट नेचर में होने चाहिए तभी ये ऐसा डेवलप करवाएगा। ये निगेटिव साइन यहाँ पे बता रहा है कि लेंसेज का नेचर कैसा होना चाहिए, अपोजिट नेचर का होना चाहिए। लेंसेज का नेचर अपोजिट होना चाहिए। और इस केस में भी तो अगर W1 W2 लेंसेज अपोजिट नेचर का होने चाहिए, साथ साथ क्या, तो इनके मटेरियल जो है, अगर W1 = W2 ले लो तो क्या कंडीशन दे देगा ये, 1/F1 + 1/F2। अरे W1/F1 + W2/F2 था ना, अगर दोनों सेम है तो बाहर ले लोगे तो कितना बन गया ये, 1/F इक्वलेंट। F इक्वलेंट 0, F इक्वलेंट कितना, पावर 0 इन्फिनिटी। बोला जा रहा है कि एक्रोमेटिज्म में मतलब सामने में कौन सा ऑब्जेक्ट को रखो, किसी ऑब्जेक्ट को रखो तो क्या बनेगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा तो पॉइंट इमेज डेवलप करने के लिए हमें तो जो दोनों लेंसेज को कांटेक्ट में रखना चाहते हो तो अपोजिट नेचर को होने चाहिए, प्लस उनके मटेरियल भी क्या होने चाहिए, तो डिफरेंट होने चाहिए। अगर सेम मटेरियल के बने होंगे तो उस केस में क्या बन जाएगा, ग्लास स्लैब बन जाएगा। फोकल लेंथ इन्फिनिटी, रेडियस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, ग्लास स्लैब प्लेन ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा।
प्लेन ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। कहानी क्लियर हो गई। अक्रोमेटिज्म कंडीशन के लिए जरूरी है कि लेंसेज या पॉइंट नेचर का होना चाहिए। उनका फोकल लेंथ का रेशियो निकालने के लिए बोला जा सकता है W1 W2 दिया हुआ तो या उल्टा। नेगेटिव साइन का मीनिंग तो नेचर दिखा रहा है कि क्या होना चाहिए, दोनों पॉइंट, एक कॉन्केव तो दूसरा कॉन्वेक्स होने चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। दूसरा अक्रोमेटिज्म में दो लेंसेज दूर दूर हैं, दो लेंसेज दूर दूर है तो उस कंडीशन में तो सेम नेचर का भी रखा जा सकता है। और F1 W1 F2 W2 तो क्या को डी की वैल्यू कितना था इस केस में, तो डेट विल बी डी विल बी अगर अक्रोमेटिज्म कंडीशन ही है, अक्रोमेटिज्म ही है W1 F2 W2 F1 बाई W1 प्लस W2 और इनका डिस्पर्सिव पावर दूर दूर हैं तो सेम नेचर का भी हो सकता है। और डिस्पर्सिव पावर अगर सेम है तो उस कंडीशन में तो कंडीशन कितना आ जाएगा हमारे पास W1 W2 के लिए बराबर के लिए तो F1 प्लस F2 बाई 2। ये वैल्यू रखने के क्वेश्चंस होते हैं अक्रोमेटिज्म कंडीशन W1 F2 प्लस W2 F1 बाई W1 प्लस W2 और दोनों का मटेरियल सेम रख दोगे तो F1 प्लस F2 बाई 2 F1 प्लस F2 बाई 2 W1 W2 अगर दूर दूर रख कर काम करना चाहते हो तो डेट विल डी इक्वल टू F1 प्लस F2 बाई 2 और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी F1 प्लस F2 बाई 2। और दूसरा जो था अक्रोमेटिज्म कंडीशन दोनों में डेवलप कर लिया तुमने। ये बताया कि ये किस में पाया जाता है ये लेकर, तो डिसीज लेंसेज में होता है, मिरर में नहीं होता। लेंसेज में होता है, मिरर में कहानी क्लियर हो गई। ये लेंसेज में होता है, मिरर में नहीं होता। तो टेलीस्कोप्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टेलीस्कोप कल पढ़ा था, बताओ साहब। लेग एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन में कितना है, लेग एंगुलर रिजोल्विंग पावर, एंगुलर रिजोल्विंग पावर टेलीस्कोप के लिए कितना आया था ये बटे मैग्निफिकेशन ज़्यादा रखने के लिए अपर्चर ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए। मैग्निफिकेशन ज़्यादा रखने के लिए बोला रहा है कि एंगुलर में रिजोल्विंग पावर ज़्यादा रखने के लिए, एंगुलर रिजोल्विंग पावर ज़्यादा रखने के लिए या एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हो। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन ज़्यादा रखने के लिए ए की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, ए की वैल्यू ज़्यादा और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम या ज़्यादा। मैग्निफिकेशन के लिए एम इज इक्वल टू एफ ओ बाई लाइक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में लिखवाया है मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई, या दूसरा केस में भी एफ ओ तो ऊपर आया था। तो लोकल काम बोला जा रहा था। मैं बोलना चाहता हूँ कि एक कल वाला जो टेलीस्कोप था क्या था, रिफ्रैक्टिंग था, क्या था, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स होते हैं। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो चूंकि वहाँ पे लेंस है, क्या है, टेलीस्कोप में दोनों क्या यूज किया गया, लेंस, तो उसमें बोलते हैं कि ये एब्रेशंस मिल सकता है। टेलीस्कोप में चूंकि लेंस यूज किया गया तो ऐसे एब्रेशंस हो सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो कितना इमेज बन जाए उसमें, तो मल्टीपल इमेज बने। बात क्लियर हो गई। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स यूज करते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स में ये एब्रेशन नहीं पाया जाता है। नोट कर लेगा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में तो बेनिफिट क्या होता है। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इसमें क्या यूज करते हैं, तो मिरर यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव के रूप में मिरर यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्टिव के रूप में। आई पीस तो लेंस होता है, आई पीस में तो लेंस यूज करते हैं। और करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन तो इसमें भी उतना ही आता है, एफ ओ बाई एफ ई। बट इसमें फ़ायदा क्या होता है, दो फायदे होते हैं। एक तो इसमें जो इमेज बनता है तो उसमें क्या होता है, तो जो क्रोमैटिक ऑपरेशन होता तो लाइक कम होता है, नहीं के बराबर होता। बोले रहा क्या, तो इसका मैग्निफिकेशन उतना ही लिखोगे, एफ ओ बाई एफ ई आता है। एफ ओ किसका, तो दैट मीन मिरर का लेंथ है और लेंस। मैग्निफिकेशन तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है उतना ही आता है। बट इसमें क्या फ़ायदा होता है रिफ्लेक्टिंग में, तो
लेस क्रोमैटिक एब्रेशन की पॉसिबिलिटी होती है, क्रोमैटिक एब्रेशन विल बी लेस। एक ही लेंस यूज किया गया। दूसरा काम जो है इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स में इंटेंसिटी क्या होती है, लार्ज होती है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स जब इमेज बनाएगा तो इंटेंसिटी क्या होती है, तो ज़्यादा होती है, लार्ज होती है। इंटेंसिटी इज मोर कंपेरिजन टू रिफ्रैक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स में तो जो इंटेंसिटी होती है रिफ्रैक्टिंग के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होती है इंटेंसिटी, ज़्यादा चमकीला इमेज बनेगा, ज़्यादा चमकीला इमेज बनता है। इस केस में ज़्यादा चमकीला इमेज बनता है। कहानी क्लियर हो? क्या बोला गया कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसमें दोनों लेंसेज क्या थे हमारे, तो दोनों कॉन्वेक्स लेंस थे, उसके थ्रू इमेज बनते हैं। उसमें क्रोमैटिक एब्रेशन पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, क्रोमैटिक एब्रेशन पाया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको किससे रिप्लेस करते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप से रिप्लेस करते हैं, जिसमें क्या होता है, एक मिरर होता है, एक लेंस होता है। जो ऑब्जेक्टिव होता है तो मिरर का बना होता है, और आईपीएस जो होता है लेंस का बना होता है। चूँकि रिफ्लेक्टिंग सिस्टम है तो वहाँ पे जो इमेज की ब्राइटनेस होती है क्या होती है, तो ज़्यादा होती है। इमेज की ब्राइटनेस इसमें क्या होती है, तो ज़्यादा होती है। और प्लस जो है तो जो इमेजेस होते हैं तो उनके चांसेस होते हैं कि डेट इज तो फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एब्रेशन। कलर के कारण जो एब्रेशन होता है डेट इज कॉल्ड तो क्रोमैटिक एब्रेशन। तो डेट विल बी फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एब्रेशन, डेट विल बी फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एब्रेशन। तो नेक्स्ट लिखेगा हाइजेंस प्रिंसिपल। वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट दिया था इसने, और रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन को प्रूव किया था। जो ज्योमेट्री है तो कहीं जरूरत हो सकती है हमें। हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस ने क्या बोला कि ईच पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रेडिएट्स वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। और बेसिकली तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट है। ईच पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट each point of source of light all possible direction। जो भी लाइट का सोर्स है, ईच पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रेडिएट्स लाइट एनर्जी और इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में रेडिएट कर रहे हैं। और लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग सेम फेज, लोकस ऑफ पॉइंट having same phase is called wave front। वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट दिया, और करस्पॉन्डिंग जो है तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक। वेव फ्रंट से होता है तो क्या, तो प्रोपगेशन ऑफ लाइट के तो नॉर्मल होते हैं। वेव फ्रंट इज नॉर्मल टू प्रोपगेशन डायरेक्शन। वेव फ्रंट is normal to वेव फ्रंट जो है तो प्रोपगेशन डायरेक्शन के नॉर्मल होता है। वेव प्रोपगेशन के नॉर्मल में होता है। लाइक ऐसा बोला जा रहा है कि क्या, तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो यहाँ से वेव्स क्या आते हैं, सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली रेडिएट कर रहे हैं। ऐसा पॉइंट्स का लोकस जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उसे क्या नाम देते हैं हम लोग, दिस इज द वेव फ्रंट। ये क्या है, तो हमारे वेव फ्रंट्स हैं। ये प्रोपगेशन डायरेक्शन कैसे हैं, ये तो नॉर्मल है। ये पहले से क्या बोला था, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनते थे। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर क्या होते थे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऐसे बनाओगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट है।
और उसने और बोला कि जैसे वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट है, ये पॉइंट पहले पॉइंट सोर्स है, ये सभी डायरेक्शन में एनर्जी फेंक रही है। और फिर से जो वेव फ्रंट पे पॉइंट्स होते हैं तो छोटे छोटे सोर्स बन जाते हैं, फिर से क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे सोर्स बन जाते हैं। इसको क्या नाम बोला, सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स का नाम दिया इसे, क्या नाम दिया इसे, सेकेंडरी वेवलेट्स। और सेकेंडरी वेवलेट्स तो फिर से सभी डायरेक्शन में फेंकते हैं, बट इसकी मोस्टली एनर्जी का जो ट्रांसमिशन होता है तो दैट इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। आगे वेव को बढ़ना है तो आगे वेव को बढ़ने के लिए अगर सभी डायरेक्शन में ये भी फेंकेगा तो फिर बढ़ेगा ही नहीं। तो उसके लिए ज़्यादा किधर फेंकता है, सेकेंडरी वेवलेट्स का जो रेडिएशन होता है तो डैट इज ए मोर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। दो डायरेक्शन होंगे तो किधर ज़्यादा फेंकता है वो, जिधर वेव ज़्यादा जा रही है। तो इस तरह से तो फिर से नेक्स्ट इस पर भी जो वेव फ्रंट है तो सेकेंडरी वेवलेट्स बन जाएंगे, जो ये सारे सोर्स बन जाते हैं। फिर से क्या बन जाते हैं, लोग सोर्स बन जाते हैं। लोकल पॉइंट है ये एक्चुअल सोर्स है, और करस्पॉन्डिंग ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो इनका जो है तो फेज सेम है, तो वेव फ्रंट कहाँ आएंगे। अब वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट पे क्या नया सोर्स बन जाता है, सेकेंडरी सोर्सेज बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। और फिर से क्या करता है वो, तो वो एनर्जी रेडिएट करता है सभी डायरेक्शन में, बट जो है कि जिधर वेव जा रही है तो रेडिएट ज़्यादा उधर करता है। और नेक्स्ट जो होता है ऐसे वेव फ्रंट्स बनते जाएंगे। और जो वेव फ्रंट जो होता है क्या होता है, तो वेव प्रोपगेशन के नॉर्मल होते हैं। वेव फ्रंट कैसे होते हैं, बोला जा रहा है कि ऐसे वेव फ्रंट्स लाइक प्रोपगेशन ऐसा दिखाया हुआ है, इसका वेव फ्रंट कैसे दिखा हुआ तुम्हें, तो डेट विल बी प्लेन। अगर सपोज ये ऐसा वेव फ्रंट कहीं दिखाया तो इसका कैसे दिखाओगे, लोकल काम है कैसे दिखा देना होता, तो जो प्रोपगेशन हो रही है उसके परपेंडिकुलर खींच दोगे तो प्लेन वेव्स बन जाएंगे और प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। यही इक्विपोटेंशियल सरफेस में यही करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या लेते हैं, एक सरफेस लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सेम हेयर ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसे ही कॉन्सेप्ट है वेव फ्रंट, यहाँ नाम से पुकारा है हाइजेंस ने उसी को। और करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस भी रहते हैं, ऐसा बना दिया। बोला रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, ज़्यादा इधर डेंसर इधर रेयर, एक तरफ ले लें क्या तो डेट विल बी रेयर डेंसर। और बोला जाता है कि लाइट रे आ रही है, और बोला जाता है कि सेकेंड मीडियम में तो निकालो कि वेव फ्रंट का डायरेक्शन कैसा होगा, सेकेंड मीडियम में वेव फ्रंट का डायरेक्शन कैसा होगा। यहाँ तो ऐसा दिखा रहा है, इस पर वेव फ्रंट कैसा बन गया तुम्हारा, अरे बता तो पाओगे कि चल रहा था उसका परपेंडिकुलर प्लेन तो कंसिडर कर सकते हो। लाइट रे ऐसे जा रही थी, दिस विल बी आवर वेव फ्रंट। अब क्या कर डेंसर में जाएगा तो क्या करोगे, इतना तो कर सकते हो तुम, तो नॉर्मल के पास आएगा कि लाइट रे किधर जाएंगे, तो नॉर्मल के पास जाएंगे, नॉर्मल के पास उनके पहले के रिस्पेक्ट को बेंड कर जाएंगे। तो वेव फ्रंट कैसे लेंगे, तो नाउ इट विल लाइक दिस, इसके परपेंडिकुलर डालोगे तुम, इनको ज्वाइन करने वाले ऐसा वेव फ्रंट। एक क्वेश्चन में ये बनाया रहता है, ऐसे पूछे जाते हैं वेव फ्रंट बनाओ वगैरह वगैरह, तो उसमें लाइट रे लोगे और वेव फ्रंट बना दोगे, कहानी क्लियर होगी। इसके बेसिस पे तो क्या, तो आई इजल टू आर, और कौन सा आई इजल टू आर रिफ्लेक्शन नियम, और म्यू साइन आई, म्यू वन साइन आई इजल टू म्यू टू साइन आर। तो इसको प्रूव करते डायग्राम होता है, कहीं ज्योमेट्री में कुछ निकालने के लिए बोल सकता है कि तुम प्रूव आउट करो। एक्सपेरिमेंट है, बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है कि हाइजेंस का, उसमें वेव फ्रंट में एक और लिख लेगा कि टाइम टेकन बाई वेवलेट इन गोइंग फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर इज सेम। यही मेन पॉइंट है, टाइम मैथमेटिकली हम लोग को यही जरूरत पड़ेगी ज़्यादा। टाइम टेकन बाई, तो वेवलेट इन गोइंग फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर, टाइम टेकन बाई वेवलेट इन गोइंग फ्रॉम one wavefront to another, time taken by wavelet in going from one wavefront, time taken by wavelet in going from one wavefront to other, one wavefront से दूसरे wavefront तक जाने में जो टाइम लगता है तो that is the same, time taken in going from one wavefront to another, वो क्या होता है, सेम होता है। एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में जो टाइम लगता है डेट इज द सेम। कहानी क्लियर करोगे, बोला जाएगा ऐसा तो लाइट रे ले, ये लाइट रे आ रही है, इनका वेव फ्रंट बनाओगे तुम,
दो लाइटें आ रही है, इनका वेव फ्रंट, दिस विल बी योर वेव फ्रंट। लाइटें आकर रिफ्लेक्ट हो गई, इसका वेव फ्रंट बनाओगे, ये नया वेव फ्रंट हो गया। दोनों पे क्या रहेगा तो परपेंडिकुलर, इतना समझ में आता होगा। ये वेव फ्रंट है, दोनों पे परपेंडिकुलर, कुछ नहीं समझ में आया। ये ऐसा W1 और ये कितना एंड A B C D। कौन वेव कहाँ से एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे पहुँच रही है? ये कहाँ से कहाँ पहुँचा? ये दिखा ना, W1 पे पहली बार A था और ये जो है तो कहाँ पे पहुँच गया अब, और लाइट रे आई यहाँ पे जंप मारी D पे पहुँची, तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे पहुँची। ये समझ में आता होगा लोगों को, AD। और दूसरा जो है B, पहली बार कहाँ पे था? फर्स्ट वेव फ्रंट पे, और अब कहाँ पहुँच गया वो? C पे पहुँच गया, दूसरे वेव फ्रंट पे पहुँच गया। ये यहाँ पे दूसरा वेव फ्रंट है, W2 पे पढ़ना लाइन पढ़ रहा है। तो क्या बोले हैं कि A से कहाँ तक का D, और B से C का टाइम क्या रहेगा? और मीडियम भी क्या है? सेम है। A से D और B से C, टाइम सेम तो डिस्टेंस भी क्या कर दोगे? AB इक्वल टू CD, AD इक्वल टू OBC। कहानी क्लियर हो गई? जीरो लेवल का काम है कि डिस्टेंस बराबर होगा, टाइम बराबर बोल ही दिया। ये टाइम बराबर होता है एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में जाने में। मीडियम सेम ही है तो डिस्टेंस भी क्या होगा? सेम होगा। यहाँ से पहली वेव फ्रंट पे पॉइंट A है, उछल के कहाँ पहुँच गया? दूसरा वेव फ्रंट पे AD, और ये पॉइंट लाइट का यहाँ पे इसको नोटिस कर रहे हैं तो पहले वेव फ्रंट पे ये है और दूसरी वेव फ्रंट यहाँ पहुँच गया। तो AD और BC क्या होंगे? डिस्टेंस से बराबर होंगे। ज्योमेट्री से निकाल लेते हैं कितना, ये देख लेगा। ये कितना एंगल ले लेंगे? I एंगल कितना, तो क्या कहेंगे? तो ये एंगल देख लिया, ये वाला एंगल, ये जो है तो ये लाइटें जो आ रही है और ये वेव फ्रंट कैसे हैं एक दूसरे पे? परपेंडिकुलर। तो ये I है तो कितना आ गया एंगल? 90 माइनस I। Y तो कितना एंगल? 90 माइनस I। ये एंगल I, तो ये एंगल, अब ये दिख रहा होगा ये पूरा, और ये नीचे तो कितना 90 का, तो नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा? नीचे वाला एंगल डेट विल बी I। जीरो लेवल का ज्योमेट्री है कि I तो ये 90 माइनस I, तो ये कितना हो जाएगा? I हो जाएगा। और AC तो BC की वैल्यू यहाँ से निकालने हैं। इस बार ट्रायंगल में देख ले, ये ट्रायंगल जिसमें I एंगल लोकेट हुआ, तो I के सामने क्या है हमारा? ये AC को ले लेंगे। AC का कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट आएगा? AC का कौन सा कंपोनेंट BC बनेगा? एंगल के सामने तो क्या होता है? साइन कंपोनेंट होता है। एंगल के सामने कौन सा कंपोनेंट? तो BC की वैल्यू कौन बताएगा कितना होगा? AC साइन I। AC BC की जगह पे लिख लेगा AC साइन I, BC की जगह पे AC साइन I। और ऐसे AD के लिए तो देख लेगा इधर, ये क्या? तो नॉर्मली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना? R।
ये आर दिख रहा है कि ये जो है हमारा वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट में लाइट क्या आ रही है, ये कितना एंगल, ये 90 माइनस आर, तो इधर वाला एंगल तो आर हो जाएगा। तो अगर हम आर का टर्म्स में ट्रायंगल कंसीडर करें, ये ट्रायंगल कंसीडर करें ए डी, तो आर वाला ट्रायंगल ए सी के सामने जो है, आर के सामने ये ग्रीन वाला सिग्नल है, तो ए सी साइन आर, ए डी इजकल टू कितना, ए डी इजकल टू ए सी साइन आर, ए डी इजकल टू ए सी साइन आर, उड़ा दोगे, साइन आई इजकल टू साइन आर, आई इजकल टू आर प्रूव हो जाएगा। तो ज्योमेट्री यूज करने कहीं जरूरत हो सकती है, तो ऐसे यूज करते हैं, एंगल आई इजकल टू आर, कहानी क्लियर होगी। दूसरा काम नोट कर लेगा तो क्या, तो रिफ्रैक्शन प्रोसेस, ये लाइट रे आई आ रही है, क्या करेगी, घुसेगी, रिफ्रैक्शन का तो घुस गई। ये बोर्ड के एग्जाम में पेट क्वेश्चन है, हर एक साल आता है। बाकी तुम्हारे लिए इसमें काम को बस ये है कि ज्योमेट्री कहीं पे यूटिलाइज करना पड़ सकता है, जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होता था उस पर डायरेक्ट प्रूविंग नहीं आती है, वो कुछ एंगल वेंगल का कनेक्शन तुमसे पूछ सकते हैं कि एंगल कैसे कनेक्ट करोगे, तो एक्सपेरिमेंट का ही मैथमेटिकल आउटपुट पे तो क्वेश्चंस बनते हैं। देख लिया क्या बोला जा रही है, यहाँ लोकेट करोगे तो ये वेव फ्रंट हो गया, ये एक वेव फ्रंट है, यहाँ से लोकेट करोगे, इन दोनों पर रिफ्रैक्ट कर गई, दूसरा वेव फ्रंट बना लोगे, दोनों में परपेंडिकुलर, फिर से एग्जैक्टली वही काम करेंगे, दो वेव फ्रंट बन गए, ये कितना हो गया, तो W1, और दूसरा क्या हो गया, ये ABCD, तो एक ने कहाँ से कहाँ पहुँचा, B से, और दूसरा A से D, फिर से वैसे वैसे लिखोगे तुम, एग्जैक्टली सेम, सिर्फ इसमें स्पीड अलग अलग होंगे, μ1 μ2 अलग अलग है, तो टाइम टेकन विल भी तो सेम होता है, तो वहाँ से कनेक्ट कर दोगे, टाइम टेकन सेम, इतना दिख गया v1 v2, कह रहे हो क्या तुम, फिर से वही यूज करना है, टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम A to D and B to C, A to D by v1, A to D जाने में टाइम और B to C जाने में टाइम क्या लगता है, तो सेम लगता है, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में टाइम लगेगा, सेम लगेगा, AD बटे v1 इक्वल टू BC बटे v2। और स्पीड के बारे में जानते हो, स्पीड ऑफ लाइट बटे म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज मार दोगे, और ये आई ले लें फिर से, तो फिर से क्या कहोगे, इसे आई लिया, तो ये वाला एंगल कितना, 90 माइनस आई, तो ये वाला एंगल कितना, तो फिर से तो कितना, तो ट्रायंगल दिख रहा होगा, BC की वैल्यू कितना लिख लोगे, BC की जगह पे AC, ये AC है, तो AC और ये एंगल के सामने, तो AC साइन आई, BC इक्वल टू AC साइन आई बटे v2, एंड इधर R ले लिया, तो ये कितना फिर से कहेंगे, ये वाला 90 माइनस R, तो फिर से ये क्या कहोगे तुम, R, तो फिर से एंगल के सामने, फिर से इस ट्रायंगल में देखोगे, ये एंगल के सामने AD पड़ रहा है, एंगल के सामने, तो AD AC का कौन सा कंपोनेंट है, तो डेट विल बी AC साइन R, अभी वन को रख दोगे,
तो डेट भी V1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर μ1 ले लें, उधर μ2 ले लें। तो V1 के लिए डाल सकते हो C/μ1, और V2 के लिए AC उड़ा दोगे, CC उड़ जाएगा। इसको μ1 sin I = μ2 sin R। AD/V2 लेंगे, ये चेंज कर लो V2 और V1, कॉरस्पॉन्डिंग उतना आ जाएगा तुम्हारा μ2 sin R और μ1 sin I। μ2 sin R और μ1 sin I। तो ये कहीं पे ज्योमेट्री का यूज करने के लिए बोला जा सकता है। प्रूविंग नहीं आती है, जो ज्योमेट्री जो यूटिलाइज करो, एंगल कनेक्ट करना, तो ज़रूरत हो सकती है, आइडेंटिफाई कर लेगा। दूसरा तो नोट कर लेगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये क्या था, तुम्हारे पास दो सोर्सेज थे, ये क्या थे, S1 एंड S2। तो स्लिट होते तो जो लोकस आता है, जो लाइक बन क्या था, तो मैक्सिमम बन रहे थे, क्या बन रहे थे, फ्रिंजेस बन रहे थे, क्या बन रहे थे। S1 S2 अगर स्लिट्स यूज किया हो, छेद यूज किया, तो क्या बनते थे, स्ट्रेट लाइन में बनते हैं। नोट कर लेगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछा रहा था कि कैसे कैसे बनेगा। बोला जाता है जो फ्रिंजेस बनते हैं तो कैसे बनता है, ब्राइट और डार्क का क्या एक पैटर्न मिलता है जो क्या स्ट्रेट लाइन होता है, और पिन होल्स रहेगा, तो पिन होल के लिए तो हाइपरबोला बनता है। और दो स्लिट्स जो है तो ऐसा, इसके स्क्रीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, और S1 S2 दो होल्स रहेंगे, तो डेट बिकम सर्कुलर। फ्रिंजेस क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो जो ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बनता है तो उसका लोकस पूछे जाते हैं, तो बोला स्लिट्स रहेंगे, तो उसके इसमें तो लोकस स्ट्रेट लाइन बनता है, पिन होल रहता है तो हाइपरबोला बनता है, और कुछ नहीं बोलेगा तो हाइपरबोला यूज करोगे। और S1 S2 रखा हुआ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो फ्रिंजेस बनते हैं तो डायरेक्टली सर्कुलर इन शेप,